नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। ईथर्स की सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स खत्म हो गई थी। आज के लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे ईथर्स की और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे ईथर्स की। और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका सीबीएसई पूछता है, दैट इज योर क्लीवेज ऑफ ईथर्स विद हैलोजन एसिड्स। उस पे बात करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। यार, फिजिकल प्रॉपर्टीज से ज्यादा सवाल सीबीएसई में नहीं आता, बट हाँ, कल को अगर बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करने को आ गया, डेंसिटीज वगैरह कंपेयर करने को आ गई, डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करने को आ गया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपके कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है तो यहां से एक आधा कंसेप्ट आप लोगों से पूछ सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनकी फिजिकल स्टेट, कलर और ऑर्डर की। फिजिकल स्टेट में मैं बात करूं तो जो आपके छोटे ईथर्स होते हैं, जो सबसे छोटा ईथर मेरा कौन सा है यार? डायमिथाइल ईथर। कौन सा यार? डायमिथाइल ईथर। एंड योर इथाइल मिथाइल ईथर। कौन सा यार? इथाइल मिथाइल ईथर। ये तो मेरी गैसेस होती हैं, ये मेरी गैसेस होती हैं यार, गैसेस होती हैं। इसके बाद जो लोअर होमोलॉगस होते हैं, मतलब 4-5 कार्बन वाले जो आपके ईथर्स होते हैं, दे आर रेस्ट स्मॉल होमोलॉगस। मतलब बहुत छोटे छोटे ईथर्स, ऐसे नहीं आप बहुत बड़ी बड़ी चेन्स ले लो ईथर्स की। रेस्ट स्मॉल होमोलॉगस आर योर लिक्विड्स, ठीक है ना यार। अगर मैं बात करूं इनकी कलर की, तो ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं यार। याद रखना, इनका कलर कैसे होता है, मतलब जो भी आप ईथर्स देखते हो, डायमिथाइल ईथर, डायथाइल ईथर, डाइप्रोपाइल ईथर, डाइब्यूटाइल ईथर, ये सारे ईथर्स जो छोटे अल्काइल ग्रुप्स को पोसेस करते हैं, वो सारे के सारे लिक्विड्स होते हैं। लिक्विड्स भी कैसे होते हैं? वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। और ऑर्डर इनकी एक स्पेशल ऑर्डर होती है, दैट इज योर इथरल स्मेल। ईथर स्मेल इनकी, जैसे अल्कोहल की एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, वैसे ही ईथर्स की भी एक अपनी ही करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। लैब में जाना, डायथाइल ईथर मिल जाएगा, जब भी जाना हल्का सा स्मेल करके देखना, उनको छाती में मत चढ़ जाना उसकी, हल्का सा दूर से स्मेल करके देखना, तो आपको एक इथरल स्मेल का अंदाजा हो जाएगा। जैसे आप लोगों को अल्कोहल की स्मेल का अंदाजा है, वैसे ईथर की स्मेल का भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं यार। इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज योर डाइपोल मूवमेंट। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? डाइथाइल ईथर, डायमिथाइल ईथर और आपका इथाइल मिथाइल ईथर, वो कैसे होते हैं यार? आपके गैसेस होते हैं। बाकी सब कैसे होते हैं यार? मेरे लिक्विड्स होते हैं। और लिक्विड्स भी कैसे होंगे? मेरे कलरलेस लिक्विड्स होंगे। आगे चलूं, सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इज योर डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अब अगर मैं इनकी ज्योमेट्री बनाऊं, मैं एक सिमेट्रिक ईथर ले लेता हूं। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है यार मेरी? डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना यार। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊं तो कुछ इस प्रकार है ना यार। ये आपके एल्काइल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना यार, मानते हो। अल्कोहल में फर्क क्या होता है? यहाँ पे H होता है, ये OH बॉन्ड होता है, ठीक है। ये वाला अगर मैं बॉन्ड एंगल बात करूं, इट इज 110 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना यार, दो डोनर ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे डोनेट करेंगे, यहां पे डोनेट करेंगे, तो नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ये यहां से डिस्प्लेस करेंगे, और ये दोनों लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स को यहां ले जाना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट। तो आज से आप लोग क्या बोलोगे कि जो आपके ईथर्स होते हैं, दे आर पोलर सॉल्वेंट्स। क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ईथर्स मेरे बहुत सॉल्वेंट का रोल भी प्ले करते हैं। जैसे आप लोग
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईथर्स में सॉल्युबल कराते हो नहीं कराते? तो प्लीज आप याद रखना कि ईथर एक सॉल्वेंट का काम भी करता है और ईथर का नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर होता है। तो यहां से एक नोट बना सकते हो कि ईथर्स कैसे सॉल्वेंट होते हैं, सिंपल पोलर सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक का मतलब मुझे कैसा पता चला कि यार इसने कोई प्रोटॉन रिलीज नहीं करा दिया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट। हाँ यार, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे थर्ड प्रॉपर्टी पे, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना यार? सबसे पहले मैं बता दूं ईथर्स के अंदर कैसी इंटरेक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। मतलब इनके अंदर जो भी इंटरैक्शन होती है दैट इज योर डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। अगर मैं बनाऊं एक ईथर का मॉलिक्यूल, दिस इज योर डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज योर डेल्टा पॉजिटिव और दिस इज योर डेल्टा नेगेटिव। फिर यहां पे R O R, दिस इज योर डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज योर डेल्टा नेगेटिव, दिस इज योर डेल्टा पॉजिटिव। तो इनके अंदर जो फोर्सेस काम करती हैं दैट इज योर वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अच्छा, अगर मैं इन्हीं के भाई बंधुओं से कंपेयर करूं, भाई बंधुओं का मतलब इनका जो फंक्शनल आइसोमर्स होता है, आपको पता है ना, ईथर्स और अल्कोहल आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो अगर मैं यही चीज अल्कोहल्स में कंपेयर करूं तो अल्कोहल्स में क्या होता है यार, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अल्कोहल के अंदर ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। यहां पे अगर मैं H बनाऊं तो यहां पर क्या हो जाता है यार, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट मीन्स कि ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपकी अल्कोहल से हमेशा कम रहेगा, क्योंकि ईथर्स में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है जो कि वीक इंटरैक्शन है एज कंपेयर टू योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर्स से हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे ये मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं। यहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर मैं इसको एल्केन से कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं यार, एल्केन से कंपेयर करूं, तो एल्केन्स में इससे भी कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, एल्केन्स में सिंपल वैन डर वाल होती है। तो एल्केन्स के कंपैरेटिवली, याद रखना, एल्केन्स के कंपैरेटिवली इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, बट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा अल्कोहल्स का जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर आपके ईथर्स का जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है वो भी वीक, और तीसरा आता है आप लोगों के एल्केन्स का। तो ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट आपके ईथर्स से ज्यादा होता है और ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट आपके एल्केन से ज्यादा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फोर्थ, सॉल्युबिलिटी। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं यार, फोर्थ पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। कैसे होते हैं यार, ये पोलर होते हैं, तो जाहिर सी बात है पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने चाहिए ना यार। तो देखते हैं इनकी क्या सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना यार, अगर मैं इनकी सॉल्युबिलिटी देखूं तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यार पोलर सॉल्वेंट में जाने के बाद ये कैसे बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। चलिए आइए देखिए, दिस इज माई ROR। ठीक है, यहां पे डेल्टा नेगेटिव, यहां पे बाबूजी डेल्टा पॉजिटिव। अब मैंने पोलर सॉल्वेंट ले लिया, क्या है यार मेरा ये पोलर सॉल्वेंट H2O। अब ध्यान से देखना, अब क्या हुआ, जब ये पानी में गए, जैसे ही ये पानी में गए, इनके बीच में क्या फॉर्म हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो याद रखना, जितने भी आपके लोअर ईथर्स होते हैं, लोअर ईथर्स का मतलब डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, वो आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे आपकी अल्कोहल सॉल्युबल होती है। जहां तक है आपकी ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल तक बहुत आराम से सॉल्युबल हो जाती है। फिर जैसे जैसे आपको पता है अल्कोहल्स में बल्कि ग्रुप बढ़ता जाता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती चली जाती है, तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। सेम इसमें भी है,
ईथर्स भी पानी में जाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। बट जैसे जैसे आप बड़ा ईथर लेते चले जाओगे, डाइप्रोपाइल ईथर, डाइब्यूटाइल ईथर, तो उनकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन द स्टीरिक हिंड्रेंस। तो लोअर ईथर्स, आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि लोअर ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब लास्ट पॉइंट चलते हैं इनकी डेंसिटी पर, ठीक है ना यार। इनकी किस पे चलते हैं यार, आपकी डेंसिटी पर। तो एक नोट बना सकते हो आप लोग कि जितने भी आपके ईथर होते हैं, दे आर, लिख देता हूं बड़ा बड़ा, दे आर लाइटर देन वाटर, कि जितने भी आपके ईथर्स हैं वो कम डेंस होते हैं, मतलब उनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से हमेशा कम रहेगी। अब आगे चलते हैं, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के 5 पॉइंट्स मैंने बहुत आराम से क्लियर कर दिए। फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर, उसके बाद डाइपोल मूवमेंट, उसके बाद आपकी सॉल्युबिलिटी, उसके बाद आपका बॉइलिंग पॉइंट और लास्ट आपका डेंसिटी। ये 5 पॉइंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी के जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्लीज ध्यान से देखना, केमिकल प्रॉपर्टी को 3 पार्ट में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। किसमें? 3 पार्ट्स में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ठीक है ना यार। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स को 3 पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले कुछ ऐसी रिएक्शन जहां पर इथरल ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। इथरल ऑक्सीजन मतलब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इथरल ऑक्सीजन, मतलब ईथर का जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से जो भी रिएक्शन है वो मैं सारी की सारी यहां पर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ईथर, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यहां पर। कौन सी रिएक्शन? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ईथर्स। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने चांद सितारे, बाबू, सोना, मोना, कुछ भी फलान लिखना हो इस पे लिख लेना, सवाल आता ही आता है। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर्स। यहां से ज्यादा नहीं पूछते, ठीक है। यहां से ये ज्यादा नहीं पूछा जाता सीबीएसई वगैरह में। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है। इसके बाद ये तो हो गई आपकी एलिफैटिक ईथर्स की। एक एरोमेटिक ईथर्स की और रिएक्शन कराऊंगा केमिकल प्रॉपर्टी में, दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आज इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइए हेडिंग डालते हैं आप लोगों की, क्या? रिएक्शन इन्वॉल्विंग इथरल ऑक्सीजन। छाप लेना है, कैसे पढ़ेंगे? चलो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें ईथर का ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ईथर्स पे अवेलेबिलिटी होती है लोन पेयर्स की। तो ये एक सिंपल बेस का काम कर सकते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेसिस का काम कर सकते हैं। ये एसिड के साथ रिएक्ट करके उनका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके ला सकते हैं। आओ देखो कैसे। सबसे पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग इथरल ऑक्सीजन, ठीक है ना। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इथरल ऑक्सीजन। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले रिएक्शन विद एसिड्स, खुद बेस का काम करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। मतलब मैं सबसे पहले ऐसे एसिड्स लूंगा जो प्रोटॉन डोनर्स होंगे। मैं लुईस एसिड्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल प्रोटॉन डोनर एसिड्स की बात करने वाला हूं। तो ये ईथर्स, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, CH3OCH3, ठीक है। मैंने सिंपल बनाया है, मैंने बेंट ज्योमेट्री बेंट शेप नहीं बनाई, कोई फर्क नहीं है, 2D में बना रहा हूं। प्लस मैंने क्या ले लिया यार? HCl।
ये क्या करेगा, HCl का प्रोटॉन उठाकर ले आएगा। अब प्रोटॉन उठाने के बाद ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, CH3 ठीक है, और ये कर सकते हैं, यहां पर H ले आया, यहां पर एक लोन पेयर है पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसने क्या करा, सॉल्ट बना लिया यार। क्या करा इसने, सॉल्ट बना लिया। देख चीज समझ आई यार, इसने क्या करा, सॉल्ट बना लिया। नेक्स्ट देखते हैं सेम चीज, अब ये क्या करेगा, अब और देखते हैं, चलिए CH3 CH2 होल ट्वाइस O, अरे डाइथाइल ईथर ले रहा हूं यार, प्लस H2SO4 क्या करेगा, फिर से ले आएगा यार, क्या बना लेगा, CH3 CH2O, ठीक है ना यार। ऑलराइट, यहां पर क्या कर लेगा यार, अपना एक H रखेगा, यहां पर पॉजिटिव साइन रखेगा, और यहां पर क्या करेगा, CH2 CH3 ठीक है, नेगेटिव O पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव, ये एक सॉल्ट बना बैठेगा यार। यहां पर अगर मैं पॉजिटिव मैंने बाहर लिखा है तो मैं यहां पॉजिटिव नहीं लिखने वाला, ठीक है। अपने प्रोटॉन को डोनेट करा और सिंपल इसने सॉल्ट्स बना दिए यार, ठीक है। अब आपको ये चीज पता चल गई कि प्रोटॉन डोनर्स के साथ आपका जो ईथर है, प्रोटॉन डोनर्स के साथ आपका जो ईथर है वो एसिड्स जो आपके प्रोटॉन डोनर्स है उनका प्रोटॉन लेकर आएगा और सिंपल सॉल्ट्स बना लेगा यार। जैसे ये क्लोराइड सॉल्ट बनाया, ये बाइसल्फेट सॉल्ट बनाया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज कहता है ईथर्स के पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स भी है, तो ये लुइस एसिड का भी काम करता है। ध्यान से देखना, किसका काम करता है, लुइस एसिड का। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स है तो ये लुइस बेस का काम करेगा, और किसके साथ अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, लुइस एसिड्स पे अटैक करेगा। तो सेकंड है रिएक्शन विद लुइस एसिड्स, रिएक्शन विद लुइस एसिड्स, ठीक है। रिएक्शन विद लुइस एसिड्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लुइस एसिड ले लूं आपको BF3, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये क्या है यार, आप लोगों का लुइस एसिड है। यहां पर मैंने क्या ले लिया यार आप लोगों का, डाइमिथाइल ईथर। ये क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये अपने लोन पेयर इसके वेकेंट और बाइटल में, एंटी बॉन्डिंग और बाइटल में डोनेट करेगा। अब ध्यान से देखना क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया यार इसने, ठीक है। ये क्या करा, इसने लोन पेयर्स की डोनेशन करी, ये किसके बिहेव कर रहा है, एक लुइस बेस की तरह, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, लुइस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए CH3O CH3 प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं यार, RMgX। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को प्रिपेयर करते हो ईथर की प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हो। क्यों? क्योंकि ईथर्स में ये बहुत आराम से सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ईथर एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। देखो कैसे, ये क्या करेगा, मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा यार। कैसे डोनेट करेगा? यहां से ऐसे डोनेट करेगा यार। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां बनाया, यहां पर भी ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया O से। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स का काम करते हैं। यहां पर ये क्या बिहेव कर रहा है यार, लुइस एसिड O यार, आई एम सो सॉरी, ये क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पर, लुइस बेस। ये क्या है मेरा यार, लुइस एसिड। फ्लो में भावनाओं में बह गया हूं। चलिए, ये लुइस बेस है, ये लुइस एसिड है। तो आपको ये चीज पता लग गई कि आपका जो इथेनॉल ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेटेड एसिड्स के साथ, मतलब ऐसे एसिड्स जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं, उनके साथ भी रिएक्ट करता है। उनका प्रोटॉन लेकर आ जाएगा अपने पास, एक बेस की तरह बिहेव करेगा और सॉल्ट फॉर्म करेगा। यही काम अगर मैं लुइस एसिड के साथ कराऊं तो ये सिंपल कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है, आप लोगों की ये चीज सामने है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन इन्वॉल्विंग इथेनॉल ऑक्सीजन खत्म हुई, जिसमें हमने दोनों तरीके के एसिड्स के साथ रिएक्शन कराई। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज योर क्लीवेज
ऑफ ईथर्स, या मैं बोलूं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ईथर्स। चलिए साथ साथ समझते जाइएगा पॉज कर करके, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ईथर्स, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ईथर्स। आप यहां से देख सकते हैं, चलिए प्लीज, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ईथर्स। अब मैं क्या कराने वाला हूं कि मैं अपने ईथर्स को लूंगा और उनकी क्लीवेज कराऊंगा यार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, ठीक है, या मैं बोलूं क्लीवेज विद HX। मतलब जब आपके ईथर्स हैलोजन एसिड्स आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं, HI, HBr और HCl। HF हम लोग डायरेक्टली नहीं डालते, रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है, राइट। तो आपके जो भी ईथर्स हैं वो हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और उनकी क्लीवेज होगी। अब देखेंगे कि सिमेट्रिक ईथर्स में कैसी क्लीवेज होती है और एसिमेट्रिक ईथर्स में कैसी क्लीवेज होती है यूजिंग HX, ठीक है। और दो केस कराऊंगा HX में, 1 इक्विवेलेंट एंड HX इन एक्सेस, ठीक है। मतलब 1 मोल HX डाला, HCl या HBr या HI डाला, या फिर 1 से ज्यादा डाला, एक्सेस में डाला, तो क्या होता है। चलिए अब सबसे पहला काम आप लोग क्या करो, मैं एक सिंपल ईथर ले लेता हूं यार, ROR। ये एक सिमेट्रिक ईथर है, इसी के नीचे इसका एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2O CH2 CH3। जितने लोगों को सिमेट्रिक ईथर समझ नहीं आ रहा, दैट मींस उसके दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। प्लस मैंने क्या ले लिया यार, HI, यहां पर भी क्या ले लिया मैंने, HI। अच्छा, जब भी आपको सिंपल HI दे रखा हो, दैट मींस वो 1 मोलर है, एक इक्विवेलेंट लिया है, 1 मोल लिया है, लिमिटेड क्वांटिटी में लिया है। जब इसके नीचे कुछ भी ना लिखा हो तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, किसी भी साइड से आप क्लीवेज करा सकते हो। ये कैसे ईथर्स हैं आप लोगों के यार, सिमेट्रिक ईथर्स है, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। आपने HI लिया, ठीक है, सिमेट्रिक ईथर है, कहीं से भी आंख बंद करो और क्लीवेज करा दो। लिख लो ये पॉइंट, अगर सिमेट्रिक ईथर है और HI या कुछ भी HX डाला, आप HCl भी डाल सकते हो, आप HBr भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको अगर 1 मोल, मैं लिख देता हूं यहां पे, 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट, या ऐसे लिखा आएगा 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट HI मिला, या अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप चीज समझ जाना कि यार वो 1 मोल ही है, वो आपको जितने ज्यादा मोल्स देगा या नीचे लिखेगा एक्सेस, तब हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी क्या है, ROR में HI डाला, क्या कहानी सुनाई कि आप कहीं से भी क्लीवेज करा देना। मेरा मन कर रहा भाई मैं यहां से करा देता हूं, ठीक है। ये क्या है आपका पॉजिटिव, ये क्या है आपका नेगेटिव। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैकेनिज्म नहीं करा रहा कि कैसे क्लीव होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को रिएक्शन बता रहा हूं कि जब आपके ईथर्स हैलोजन एसिड्स के साथ जाते हैं तो क्या करते हैं। देखो कुछ नहीं करना, ट्रिक समझो। सबसे पहले डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, भाई यहां से क्लीव हुआ है, इसको पॉजिटिव मिलेगा, इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या बना देगा ROH, और R के साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव RI। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से क्लीव करा, डेल्टा नेगेटिव, पहले क्लीवेज सिखा रहा हूं, बाद में मैकेनिज्म सिखाऊंगा कि कैसे मैकेनिज्म होती है, ठीक है। HI में दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की इंटरेक्शन करानी है यार आपने, सिंपल, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे HI पूरा टूटता है, हाँ यार पूरा टूटता है, मैं मान सकता हूं। लो यार आप पॉजिटिव ले लो, आप नेगेटिव ले लो, बस, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ अल्कोहल मिली मेरे को, प्लस CH3 CH2I आयोडाइड मिले, मतलब हैलाइड्स मिले। तो सबसे पहला की पॉइंट क्या बनाना है, साइड चेंज करते हैं, आइए। सबसे पहला की पॉइंट क्या बनाना है कि जब भी आपके सिमेट्रिक ईथर्स हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जब भी आपके सिमेट्रिक ईथर्स हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको एक अल्कोहल मिलती है और एक क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड मिलता है। यहां पे आयोडाइड था तो एल्काइल आयोडाइड मिला, जब भी आप HI के साथ रिएक्शन कराएंगे। मानते हैं मेरी बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कि यार एक से ज्यादा
दे रखा हो तो क्या करें, मतलब उसने 2 मोल दे दिए या नीचे लिख दिया एक्सेस ऑफ HI है तो क्या करें। तो आइए चलिए, परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी भी सिमेट्रिक के साथ ही काम करा रहा हूं, फिर एसिमेट्रिक के साथ ट्रिक पहले कराऊंगा, बाद में मैकेनिज्म कराऊंगा, ठीक है। तो चलो आओ। सबसे पहले मैंने अब क्या कारनामा करा, एक सिमेट्रिक ईथर में जो HI लिया उसके नीचे क्या डाल दिया यार, एक्सेस डाल दिया। क्या डाल दिया, एक्सेस डाल दिया। सबसे पहला स्टेप क्लीवेज में क्या सिखाया था, सबसे पहले क्या करना, कहीं से भी सिमेट्रिक है तोड़ दिया, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बना यार आप लोगों का बताओ। ये H के साथ क्या बना, CH3 CH2OH प्लस CH2 CH3 और I, एक आयोडाइड मिलेगा और एक हैलाइड मिलेगा, राइट। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है एल्कोहल्स जब हेलोजन एसिड के साथ फर्दर रिएक्ट करेंगी, क्योंकि अभी HI बहुत सारा है, ये तो अब HI के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये फिर से HI के साथ रिएक्ट करेगा और क्या रिलीज कर देगा, H2O। चैप्टर फर्स्ट की रिएक्शन थी अल्कोहल विद हेलोजन एसिड्स, रिमूवल ऑफ वाटर के साथ हैलाइड्स बनाते हैं। तो प्लीज ध्यान से देखना, CH3 CH2I, एक्सेस के साथ लिख लो, एक्सेस के साथ आपको दोनों ही मॉलिक्यूल्स, एक्सेस के साथ आप लोगों को दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैलाइड्स के मिलेंगे, ठीक है। अगर नीचे एक्सेस लिखा हो तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, क्या मिलेगा, हैलाइड मिलेगा, ठीक है। समझे मेरी बात। तो ठीक है, जो बच्चे लॉन्ग मेथड से जाना चाहते हैं लॉन्ग मेथड से जाओ, नहीं तो HI एक्सेस में लिखा हो गायब कर दो O को, दोनों को I दे दो यार, ठीक है। ऐसे ही एक और सिमेट्रिक साइक्लिक ईथर ले लेते हैं। ये एक सिमेट्रिक ईथर है यार, ठीक है ना। अगर जितनों को नहीं दिख रहा मैं दिखा सकता हूं। देखो इसके इर्द गिर्द सब चीजें सेम है। मैं इसे दोनों काम कराता हूं, पहले लिमिटेड से करा देता हूं, मतलब 1 मोल से, और दूसरा क्या कराता हूं आप लोगों का एक्सेस से। तो चलो आओ, जब इसने HI 1 मोल के साथ रिएक्ट करा तो क्या होगा यार, यहां से भी तोड़ सकते हो, यहां से भी तोड़ सकते हो, मैंने यहां से तोड़ दिया। दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सिमेट्रिक है, यहां से टूट गया, यहां पे H आ गया, यहां पे OH बन गया ना यार, इसको साइड लिख देते हैं, ठीक है ना। यहां पे OH बन गया, इस वाले पार्ट को H मिल गया, इस वाले पार्ट को I मिल गया, तो OH यहां आया, OH के साथ क्या है यार आपका CH2, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH2, और इस CH2 के साथ क्या मिला होगा यार आपको I। तो याद रखना आप लोगों के जो साइक्लिक ईथर्स हैं उसके एक साइड पे OH आएगा, एक साइड पे I आएगा। यही काम अगर मैं ध्यान से देखो, अब मैंने क्या ले लिया यार, HBr ले लिया, ठीक है, वहां HI लिया, HBr ले लिया, पर यहाँ पे एक्सेस में ले लिया। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है यहां पर क्या होगा, सबसे पहले एक OH आएगा, CH2 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 और एक साइड Br आएगा ना यार, आएगा या नहीं आएगा। और ये वाला OH वापस से किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक और HBr के साथ रिएक्ट करेगा, क्या रिलीज कर देगा, वाटर, यहां पर भी Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं, 4 CH2, इस CH2 पे Br, इस CH2 पे Br। तो याद रखना जब भी आप एक्सेस में लोगे तो इस O को हटा देना, दोनों साइड क्या आ जाएगा आपका हैलाइड आ जाएगा। तो ये तो थी यार आप लोगों की सिमेट्रिक ईथर्स की कहानी, जब मैंने हेलोजन एसिड्स के साथ क्लीवेज कराई है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, अब कौन सी रिएक्शन तेज होगी, मतलब किस हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन तेज होगी। मैंने एक पर्टिकुलर ईथर लिया ROR, मैं समझा देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने एक पर्टिकुलर ईथर लिया ROR, ठीक है, उसको तीनों हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट कराया, HI, HBr और HCl। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड्स, दूसरे में भी पढ़ चुके हो अल्कोहल फिनोल में, तीसरे में आपको बहुत अच्छे से रट चुकी है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, HI, HBr और
HCl, क्योंकि जो जितना जल्दी अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा उतनी जल्दी ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। अपनी इस बात को मैकेनिज्म के थ्रू भी प्रूव करने वाला हूं। तो पर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं, HI, HBr और HCl। इसलिए ज्यादातर हम लोग क्लीवेज HI और HBr के साथ ही कराते हैं ताकि रिएक्टिविटी रेट ज्यादा हो। अब नेक्स्ट मुद्दा आता है कि यार अब मैं एसिमेट्रिक ईथर के साथ क्या करूं, एसिमेट्रिक ईथर के साथ क्या करूं। तो चलिए आइए सबसे पहले आप लोगों को ट्रिक समझाता हूं यार। मैं क्या करने वाला हूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फिनोलिक ईथर्स और बेंजाइलिक ईथर्स, 5 कैटेगरी के ईथर्स लेने वाला हूं। दोबारा 1 डिग्री ईथर, 2 डिग्री ईथर, 3 डिग्री ईथर, बेंजाइलिक ईथर और फिनोलिक ईथर, ये लेने वाला हूं। फिनोलिक ईथर का एक एग्जांपल दे देता हूं, एमिसोल इज योर फिनोलिक ईथर, मतलब बेंजीन पे O और CH3, ठीक है। उन सब की पहले आप लोगों को क्लीवेज की ट्रिक दे देता हूं, फिर मैकेनिज्म समझाऊंगा, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट चलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मजा आने वाला है यार इस चीज में। तो चलिए सबसे पहले मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ईथर्स पे बात कर लेता हूं। चलो आओ, और एक एक मोल HI लेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्सेस में HI लोगे तो जो अल्कोहल बनती है वो भी I में चेंज हो जाएगी, तो कोई फर्क ही नहीं है यार। मैं एक एक इक्विवेलेंट से सिखा देता हूं। एक्सेस में आप लोग ट्रीटमेंट करना सीख ही चुके हो, जो अल्कोहल बनेगी वो हैलाइड में चेंज हो जाएगी दोबारा रिएक्ट करने के बाद। चलिए सबसे पहले ये मेरे 1 डिग्री का ईथर है और एसिमेट्रिक ईथर है। एक साइड छोटा पार्ट है, एक साइड अल्काइल ग्रुप का बड़ा पार्ट है। तो जो छोटा पार्ट होता है वो एल्कोक्सी होता है, इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम है इसका यार, मिथॉक्सी, क्योंकि ये वाला एल्कोक्सी बनेगा ना छोटा वाला, और बड़ी चेन एल्केन बनेगी, इथेन, ठीक है ना यार। और ये कितने डिग्री का ईथर है उत्तर मेरा, ये 1 डिग्री का ईथर है यार, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, 2 डिग्री का ईथर लेता हूं। ठीक है ना, ये मेरा 2 डिग्री का ईथर हो गया, ठीक है। चलिए इसका नाम क्या है बताओ। अच्छा, मेन चेन कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन, 2 पे लगा है मिथॉक्सी, तो ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होता है ना ये पूरा। दिस इज योर एल्कोक्सी, तो 2 पे आपका क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना यार। दिस इज योर 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। कितने डिग्री का ईथर है यार ये, 2 डिग्री का ईथर है, ठीक है। अब मैं क्या कराने वाला हूं, अब मैं 3 डिग्री का ईथर लेने वाला हूं। दिस इज माई 3 डिग्री ईथर। 3 डिग्री ईथर का नाम, 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ही मिथॉक्सी है, तो मिथाइल और मिथॉक्सी में ज्यादा इंपॉर्टेंस मिथॉक्सी को दूंगा यार मैं, ठीक है ना यार। तो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये आपके कितने डिग्री का ईथर है, 3 डिग्री का ईथर है। चलिए आइए, ठीक है ना यार, ये आपका 3 डिग्री ईथर है। अब मैंने क्या कराना है, सबके साथ 1 मोल HI ले लेना है। HI ले लो या HBr ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप जो फर्क पड़ेगा वो रेट में पड़ेगा, मतलब क्लीवेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैटर्न सबका सेम होगा यार, कोई भी हैलोजन एसिड्स ले सकते हो। अब सबसे पहली ट्रिक, पहले ट्रिक का लॉजिक, और लॉजिक के बाद उसकी मैकेनिज्म कराऊंगा यार, ठीक है। तो चलिए आइए ध्यान से देखते हैं, यही फिर इसकी मैकेनिज्म करा दूंगा, ठीक है। जब भी आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री ईथर हो, दोबारा लिख लो इस बात को, जब भी 1 डिग्री ईथर हो या 2 डिग्री ईथर हो, छोटा वाला एल्काइल ग्रुप, छोटा वाला एल्काइल ग्रुप हैलोजन लेकर जाएगा, बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप अल्कोहल लेकर जाएगा। ये तो पता है ना कि एक अल्कोहल बनेगी और एक हैलाइड बनेगी, तो जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है, इसमें छोटा वाला एल्काइल ग्रुप पहले मार्क कर लो, ये छोटा वाला एल्काइल ग्रुप,
ये छोटा वाला एल्काइल ग्रुप। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 1 डिग्री और 2 डिग्री ईथर्स में जब भी आप हेलोजन एसिड्स को रिएक्ट कराओगे तो यहां से क्लीवेज होगी, मतलब छोटे वाले एल्काइल ग्रुप की साइड से क्लीवेज होगी, यहां से। ठीक है, आपको पता है छोटे वाले की साइड से क्लीवेज हो गई। जब क्लीवेज होगी O पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, डायरेक्टली इस पे डेल्टा पॉजिटिव, दिस पे डेल्टा नेगेटिव, दिस पे डेल्टा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और आप लोगों को मैंने लिखवा भी दिया है कि जब भी आप 1 डिग्री और 2 डिग्री ईथर्स की क्लीवेज कर रहे हो, छोटे वाले को आई के साथ जोड़ देना। तो जोड़ दो छोटे वाले को आई के साथ, लो CH3I प्लस बड़ा वाला क्या बचा? 2 कार्बन और O, इसके साथ क्या आ जाएगा? अल्कोहल, CH3 CH2OH। ठीक है, 2 डिग्री ईथर है, सेम वही काम करना जो 1 डिग्री में करा। क्या काम करा हम लोगों ने कि जब भी आप क्या करोगे, 2 डिग्री ईथर्स के साथ हैलोजन एसिड लोगे, फिर वही छोटे वाले को आई देना। तो यहां पर छोटे वाला ग्रुप क्या है? आई। एसिमेट्रिक ईथर हो, 2 डिग्री का ईथर हो, छोटे वाले को आई देना, बड़े वाले को OH, मतलब क्योंकि O इसके पास था H। तो प्रोपेन 2 ऑल और मिथाइल आयोडाइड। इनफैक्ट यहां पे C2H5 भी होता तो भी सेम फैशन होता ना यार, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो C2H5 को ये मिलता है। डन। तो पॉइंट क्या लिखा? जब भी 1 डिग्री ईथर हो या मेरा 2 डिग्री ईथर हो, ये छोटा एल्काइल ग्रुप, लिख लो ये बात, हेलोजन लेके जाएगा, मतलब I या Br या Cl लेके जाएगा, और बड़ा वाला बड़ा एल्काइल ग्रुप अल्कोहल बनाएगा, मतलब उसको H मिलेगा ना, तो OH बनेगा छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ। ठीक है यार। तीसरे की ट्रिक, 3 डिग्री में मामला उल्टा कर देना। 3 डिग्री में मामला क्या उल्टा कर देना है? 3 डिग्री में जो भी क्लीवेज होगी वो बड़े एल्काइल ग्रुप के साइड से होगी। वहां पे छोटे एल्काइल ग्रुप के साइड से हो रही थी या बड़े के साइड से होगी, या उल्टा हो जाएगा, या बड़ा वाला I लेके जाएगा, छोटा वाला H लेके जाएगा। मतलब जब भी आपके 3 डिग्री ईथर्स हो तो आपको क्या करना है? बड़ा वाला I लेके जाएगा और छोटा वाला आपका अल्कोहल बनाएगा। तो बड़ा वाला क्या है? ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये आपका I बना, साइमल्टेनियसली CH3OH, अब छोटी अल्कोहल बन गई। ये पार्ट फंडा क्लियर हुआ? लिख लो ये बात, ये फंडे हैं। मैकेनिज्म तो मैं करके दिखा सकता हूं कि मैंने ये फंडा बनाया कैसे, मैं मैकेनिज्म से फंडा भी क्लियर करूंगा, पर पहले ये ट्रिक याद कर लो जो तुम्हें क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। जेई में या नीट में दिमाग नहीं चलाना, फंडे चलाने हैं अपने, यार ट्रिक्स चलानी है। ठीक है, अब 2 कैटेगरी के ईथर्स और बचे, एक है आपका बेंजाइलिक ईथर और एक है आपका फिनोलिक ईथर्स। ठीक है, अब उनको चलने से पहले एक बार मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ध्यान से देखो यार, मैंने ऐसा फंडा क्यों बोला। कहते हैं जो भी आपका 1 डिग्री ईथर होता है या 2 डिग्री ईथर होता है, वो कौन सी मैकेनिज्म फेवर करता है? SN2 फेवर करता है। SN2 में ध्यान से देखो, SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहां से अटैक करेगा? छोटे वाले की साइड से, इसलिए छोटे वाले को आई मिला। SN2 में छोटे वाले की साइड से करेगा, छोटे वाले को आई मिला। अब जो 3 डिग्री वाला है, आपको पता है 3 डिग्री SN2 फेवर नहीं करता, वो किसको फेवर करता है? SN1 को। पहले कार्बोकेटाइन बनता है, तो जितना बड़ा कार्बोकेटाइन होगा उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, तो 3 डिग्री में उल्टा हो जाता है, 3 डिग्री में बड़े वाले को आई मिलता है। अब मैं दोनों की मैकेनिज्म करने वाला हूं। किस किस की मैकेनिज्म? एक 1 डिग्री की करा देता हूं, 2 डिग्री की बिल्कुल सिमिलर होगी, उसके बाद में किसकी कराता हूं? 3 डिग्री की। तो आइए चलिए मैकेनिज्म देखते हैं क्लीवेज ऑफ ईथर्स की। ठीक है, सबसे सिंपल सॉर्टेड, 2 SN2 से जाएंगे, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री वाली SN2 से गई, इसलिए छोटे वाले को एल्काइल ग्रुप, बड़े वाले को अल्कोहल। 3 डिग्री वाला आपका SN1 फेवर करता है, इसलिए बड़े वाले को आपको एल्काइल ग्रुप देना है, छोटे वाले को अल्कोहल देनी है। तो आइए सबसे पहले मैकेनिज्म समझते हैं यार। ठीक है, मैकेनिज्म का कॉमन पार्ट है यार, HI आपको पता है डिसोसिएट होगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा, H पॉजिटिव और I नेगेटिव। मैं ईथर ले लेता हूं यार आपका CH3 CH2O CH3, राइट। सबसे पहले क्या होगा यार, ये जो लोन पेयर है ये H को उठा के ले आएंगे। सबसे पहले आपके प्रोटोनेटेड ईथर्स बनेंगे।
ठीक है ना यार, ये उठा कर ले आए, कोई फर्क। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे तूने मॉलिक्यूल कैसे पलट दिया? अरे मैंने 2D में कैसे भी रिप्रेजेंट कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार। ठीक है, ये पॉजिटिव अपने लोन पे डोनेट करे, एक लोन पे इसके पास होगा यार, और ये CH3। सबसे पहला काम तो यही होगा हर एक स्टेप में, चाहे 1 डिग्री ईथर, कोई भी तुम ईथर ले लो, ये काम तो होगा ही होगा कि सबसे पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर इस प्रोटॉन को उठाकर ले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका आयोडीन है, ध्यान से देखना, अगर 1 डिग्री ईथर हुआ या 2 डिग्री ईथर हुआ, अब ध्यान से देखो, चलो CH3 CH2O H, ये पॉजिटिव और ये मेरा CH3। अब यहां पर I नेगेटिव पड़ा है। I नेगेटिव क्या है? मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या हो रहा होगा, ये वाला O इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, यहां से भी और यहां से भी, कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं पॉजिटिव साइड पे नहीं हूं। अब जो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है वो किस साइड से अटैक करना फेवर करेगा? छोटे वाली साइड से या देखो, अब ये अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आने लगेगा ना यार, यार इन पे तो डेफिशिएंसी आने लगेगी ना भाई। वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कहता भाई मेरे को तो पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया तुमने, तो मैं भूखा हो गया, मेरे को इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू करो। अब जो आपका I नेगेटिव है, जो कि आपका क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, वो किस साइड से अटैक करेगा? बड़ी साइड से, छोटी साइड से? जाहिर सी बात है, जहां से उसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस मिलेगी वो छोटी साइड से अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड O के पास वापस चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, आपको क्या प्रोडक्ट मिला, CH3I प्लस CH3 CH2OH। ठीक है ना यार? तो आप लोगों की जब भी 1 डिग्री अल्कोहल होती है या आपकी 1 डिग्री ईथर्स होते हैं या 2 डिग्री ईथर्स होते हैं, तो आपको छोटे वाला हमेशा आयोडाइड मिलता है, मतलब छोटे वाला आपको हमेशा हैलाइड मिलता है, बड़े वाला हमेशा अल्कोहल मिलता है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है इट इज फेवर्ड बाय SN2। जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक बोलूं या छोटे वाले ग्रुप की साइड से अटैक बोलूं, वो करेगा। अब ध्यान से देखना, यही काम अगर मैं 2 डिग्री ईथर में करता है, ये मेरा 2 डिग्री ईथर, सेम ही तो प्रोसेस होगा यार। देखो यहां से भी सेम, अब भी आयोडीन जो होगा वो पीछे से ही अटैक करना फेवर करेगा। तो अब की बार जब 2 डिग्री ईथर लोगे तो भी बिल्कुल जो प्रोडक्ट का ट्रेंड था वो सेम रहेगा, कि भाई अब की बार भी छोटे वाले को आयोडाइड ग्रुप मिला, बड़े वाले को आपको क्या मिला, अल्कोहल मिला। ठीक है, अब चलते हैं 3 डिग्री ईथर्स पर यार। अब मैंने ईथर बना दिया 3 डिग्री का यार। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री समझ आया, SN2 फेवर करती है, आयोडीन आएगा, वो बॉन्ड पूरा ले जाएगा, और ये वाला लोन पेयर मतलब फिर अल्कोहल बन जाएंगी, आपका O के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब मैं 3 डिग्री का भी फंडा बिल्कुल सेम है। HI क्या करेगा यार, H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, राइट। अब ध्यान से देखना यार, चलो अब मैंने 3 डिग्री का ईथर ले लिया। सबसे पहला काम तो यही होगा ना यार, कि इसके जो लोन पेयर है वो इस प्रोटॉन को उठा के ले जाएंगे। न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, तो आपका यहां पर क्या अटैक हुआ, H पॉजिटिव का अटैक हुआ, और ये क्या बन गया आपका, एक प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। ठीक है ना, आपका ये प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। नेक्स्ट स्टेप देखना यार, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में आयोडीन के आने से पहले ही देखो क्या हुआ, सेल्फ आयोनाइजेशन। वो क्यों हुई, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, ये कह रहा है कि भाई मैं अपने पूरे इलेक्ट्रॉन तुझे दे देता हूं। क्यों दे देता हूं, क्योंकि जो मेरी बनने वाली स्पीशीज बनेगी वो ज्यादा स्टेबल बनेगी, मतलब मैं इंटरमीडिएट ना हो, मैं ट्रांजिशन स्टेट, जो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनी थी कि न्यूक्लियोफाइल एक साइड से आ रहा है, लिविंग ग्रुप जा रहा है, अल्कोहल एज एन लिविंग ग्रुप बन के बाहर चली गई थी, आयोडीन ने अटैक कर लिया था। यहां पे कहता है मैं सेल्फ आयोनाइजेशन कर लूंगा और क्या बना लूंगा, कार्बो केटायन, क्योंकि मेरा 3 डिग्री का कार्बो केटायन 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स के साथ, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन और एक एक टोटल 10 स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, एक एक खुद का स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा स्टेबल करेंगे इसको। प्लस ध्यान से देखो क्या बाहर आ गया,
छोटा वाला OH बाहर आ गया। अब ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है प्लेनर ज्योमेट्री है, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करे या नीचे से अटैक करे, तो ये मैकेनिज्म कौन सी फेवर करता है यार आप लोगों की? SN1 फेवर करता है यार, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इसके बाद CH3 CH3 पॉजिटिव, CH3 प्लस I नेगेटिव, ऊपर से आए नीचे से आए, या मैं बोलूं आगे से आए या पीछे से आए, एक ही बात है। तो आपको बड़े वाले के साथ I भेजना है। तो यहां तक मैंने अपनी ट्रिक आप लोगों को समझा दी है। क्या समझाई है? कि जब भी 1 डिग्री 2 डिग्री ईथर हो, दोबारा सुन लो, क्या हो, 1 डिग्री हो या 2 डिग्री ईथर हो, आप लोगों को क्या करना है? सिंपल, छोटे वाले को I, 3 डिग्री ईथर हो बड़े वाले को I। अब दो कैटेगरी के ईथर्स बच गए मेरे। वन इज योर फिनोलिक ईथर एंड नेक्स्ट इज योर बेंजाइलिक ईथर। सबसे पहले दोनों फंडे को मैं यहीं क्लियर कर देता हूं, दिमाग में मत लगाना फिनोलिक ईथर्स में। फिनोलिक ईथर देखो यार, दिस इज योर एनिसोल फिनोलिक ईथर। मैंने HI लिया। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये बॉन्ड कभी भी टूट ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे क्या चल रही है? रेजोनेंस। तो ये वाला बॉन्ड तो कभी टूटेगा ही नहीं ना यार, मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे फेवर ही नहीं करेगी, ये बॉन्ड टूट ही नहीं सकता। मतलब बैक साइड अटैक होकर ये कभी भी बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या चल रहा होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पर होगी नहीं। तो बॉन्ड कहां से क्लीव कराना पड़ेगा आपको? छोटे वाले की साइड से ही क्लीव कराना पड़ेगा। और छोटे वाले की साइड से क्लीव कराओगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है छोटे वाले को क्या मिलेगा? यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, तो I यहां पे आ जाएगा। तो CH3I प्लस OH। इसीलिए मैंने फिनोलिक ईथर्स बोलता था, क्योंकि इनका पेरेंट डेरिवेटिव फिनॉल है। तो क्या फंडा लगाना भाई? ये वाला बॉन्ड तो आप तोड़ ही नहीं सकते ना। जो मैं रेड बॉन्ड बनाने जा रहा हूं, ये बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं यार। तो जाहिर सी बात है बॉन्ड कौन सा तोड़ने के लिए बचा? एक ही बॉन्ड। दिमाग मत लगाना यार, ये भी SN2 ही फेवर करता है। अगर आप वैसे देखना चाहो तो I यहां पे अटैक करेगा ना छोटे वाले को, तो ये भी SN2 ही फेवर करेगा। तो आपका फंडा बन गया 1 डिग्री ईथर हो, 2 डिग्री ईथर हो, या आपके फिनोलिक ईथर्स हो। कौन से ईथर्स हो यार? आपके फिनोलिक ईथर्स हो। छोटे वाले को I दे देना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेंजाइलिक ईथर्स में। अब ध्यान से देखना बेंजाइलिक ईथर्स तुम्हें दिखते कैसे हैं। पहले बेंजाइल ग्रुप बना लो यार। व्हाट इज बेंजाइल? बेंजीन पे CH2 और ये OCH3। दिस इज योर बेंजाइलिक ईथर्स। अब कुछ बच्चे यहां पर अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे कि सर फिर से छोटे वाले को I दे देता हूं, बड़े वाले को H दे देता हूं। बाबूजी बेंजाइलिक ईथर है, बार बार बोल रहा हूं। कैसा ईथर है यार? बेंजाइलिक ईथर है। इसकी मैकेनिज्म से समझाने की पसंद करूंगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर क्या लग जाएगा आपका? सबसे पहला स्टेप H लग जाएगा और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। ये सबसे पहला स्टेप। और अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है यार, ठीक है। यही काम होगा ना यार, क्लीवेज कराते समय यही तो मैकेनिज्म फॉरवर्ड हुई कि H आया, खत्म। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया I को यहां से अटैक करा दो, और सेम वही फंडा लगा लो कि छोटे वाले को I, बड़े वाले को OH। मैं कहता हूं ये बेंजाइल है बाबूजी। ये क्या करेगा? सबसे पहले कहेगा ना मुझे I नहीं चाहिए, मैं सेल्फ आयोनाइजेशन में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं सेल्फ आयोनाइज होऊंगा तो मेरे पास आएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन। क्या आएगा यार? बेंजाइल कार्बोकेटाइन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन्स, CH3OH। देख लो गुरुजी, CH3OH, ठीक है। बात मानते हो CH3OH की। अब इसके बाद क्या करेगा? ये कहेगा अब ले आओ भाई न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना यार। रेजोनेंस बोलूं या हाइपर कॉन्जुगेशन बोलूं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा या नहीं होगा यार? बताओ। बेंजाइल कार्बोकेटाइन आई और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बहुत तगड़ी तरीके से स्टेबलाइज होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं होगी क्योंकि अल्काइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। क्या होगा आप लोगों का यार? आपकी रेजोनेंस आप बोलोगे ना यार, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, रेजोनेंस होनी शुरू हो जाएगी। तो अब इसके बाद I नेगेटिव आएगा, आगे से बुला लो, पीछे से बुला लो, कैसे भी बुला लो, तो आपकी बेंजाइल हैलाइड बनेगी। दैट मीन्स ये मैकेनिज्म कैसे फेवर हुआ यार? SN1 फेवर हुआ। तो एक फंडा लिख लो, 1 डिग्री ईथर
2 डिग्री ईथर या फिनोलिक ईथर्स। फिनोलिक ईथर में तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बॉन्ड क्लीव हो सकता है, फिर भी लगाना हो कोई बात नहीं। छोटे वाले को I, बड़े वाले को H। 3 डिग्री के ईथर्स या बेंजाइलिक ईथर्स, मतलब जहां बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनना पॉसिबल है वहां पर बड़े वाले को I, छोटे वाले को H। ठीक है यार। अब ऐसे ही सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने दिया यार H2SO4। अच्छा, H2SO4 के साथ दुख दर्द है कि मैंने यहां पर H2SO4 क्या लिया यार, डाइल्यूट लिया। कैसे लिया यार मैंने H2SO4 आप लोगों का, डाइल्यूट लिया। क्या लिया मैंने H2SO4 यार आप लोगों का, ध्यान से देखो, डाइल्यूट लिया। वीडियो को पॉज करो, रिएक्शन को बनाओ, चलो फटाफट। कि अगर मैं H2SO4 को लेता तो क्या होता, चलो बनाओ, आधे लोग ढेर हो गए। जब भी मैं डाइल्यूट H2SO4 लेता हूं वहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, तो ध्यान से देखना, कहीं से भी कोई क्लीवेज करा लो, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो। मैंने यहां से करा दी या मैंने यहां से करा दी, क्या बनेगा, यहां पे पानी है ना यार इसके अंदर, तो क्या बनेगा CH3 CH2OH, दूसरा क्या बनेगा CH3OH। मतलब जब भी आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ ईथर्स की रिएक्शन कराओगे, फंडा बिल्कुल साफ है, दिमाग मत लगाना, सिंपल, दोनों मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के बनेंगे। परंतु यही काम अगर मैं बाबूजी किसके साथ करा दूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, अब बताओ क्या होगा। सवाल यहीं छोड़ता हूं, सीबीएसई में नहीं आता, जेई में आता है। सवाल यहीं छोड़ता हूं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एसिमेट्रिक ईथर्स क्या करते हैं। एसिमेट्रिक ईथर 1 डिग्री, यही काम मैंने क्या कराया, एसिमेट्रिक ईथर 2 डिग्री, और यही एसिमेट्रिक ईथर 3 डिग्री। भाई साहब रिएक्शन को सॉल्व कर लेना प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है, दिमाग लगाना यार थोड़ा सा। डाइल्यूट के साथ तो मैंने आप लोगों को बता दिया, डाइल्यूट के साथ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डाइल्यूट के साथ क्या है, दोनों ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो। मुद्दा क्या है, कंसंट्रेटेड के साथ क्या होगा। चलो कुछ हिंट दे देता हूं। 2 डिग्री और 3 डिग्री कंसंट्रेटेड के साथ एल्कीन्स बनाने को फेवर करेंगी, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन फेवर कर देंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अल्कोहल बना के साफ हो जाएगा, इसकी और इसकी एल्कीन बन जाएगी। 1 डिग्री वाले अगर कंसंट्रेटेड के साथ कराना चाहते हो, देख लो, 1 डिग्री वाले कंसंट्रेटेड के साथ कराना चाहते हो तो एक अल्कोहल मिल जाएगी और दूसरा आपको सल्फेट सॉल्ट मिलेगा यार। HSO4 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, जैसे वहां I नेगेटिव काम कर रहा है। तो मैं 1 डिग्री का करा देता हूं, बेशर्मो 1 डिग्री का करा देता हूं, क्या बनेगा CH3 CH2OH प्लस CH3O, सॉरी अभी छोटा वाला है ना, यहां से क्लीव हो जाएगी, OSO3H, सल्फेट आकर यहां पर जुड़ गया। कंसंट्रेटेड के साथ ये वाला पार्ट क्या करेगा, ये वाला पार्ट अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। सिंपल कि भाई आपका क्या हुआ, H2SO4 से H पॉजिटिव तो आया, इसने गया, ये अल्कोहल बन गई, और ये किसमें फेवर करेगा, फिर कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में HSO4 नेगेटिव यहां से H ले आएगा और आपकी एल्कीन्स बना देगा। क्या बना देगा यार आप लोगों की, एल्कीन्स बना देगा। सेम यही प्रोसेस है, ये वाला पार्ट सबसे पहले H आएगा, अलग करके कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में चला जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, पर कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको पता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 एलिमिनेशन फेवर करता है, डाइल्यूट में अल्कोहल बनती है। एक और करा देता हूं, यही रिएक्शन ईथर्स की, देखो सबसे इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए तो HI वाली है, पेपर में HI वाली ही आनी है, HI या HBr वाली। ये आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूं। अब ध्यान से देखो यार, ये आ गया यार PCl5, क्या करोगे बताओ। चलो थर्ड है क्लीवेज विद PCl5। पहले हमने क्लीवेज करी हैलोजन एसिड्स के साथ, दूसरी क्लीवेज करी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसमें दोनों केस करा दिए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तीसरा है रिएक्शन विद PCl5। याद करो PCl5 कैसा सिखाया था यार PCl5 के सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं होते, 2 बड़े होते हैं, तो मैंने बड़ों को लेके काट दिया, ले वही फंडा अपना सेम। क्या बना यार CH3 CH2Cl
प्लस POCl3 प्लस CH3Cl, तो हैलाइड्स बन जाएंगे यार। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट सब्स्टिट्यूशन चलता हूं मैं आप लोगों की, दैट इज योर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। क्या चल रहा है यार? रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। तो सबसे पहली रिएक्शन है आपकी सिंपल ऑक्सीडेशन, मतलब अब जो मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं उसमें मैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग आप लोगों का एल्काइल ग्रुप, मतलब अब वो ईथर्स की रिएक्शन है जिसमें मैं एल्काइल ग्रुप को इन्वॉल्व करने वाला हूं। मतलब मेरा इथेरॉल ऑक्सीजन डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं सिंपल और ना ही क्लीवेज होगी, सिंपल उनका जो एल्काइल ग्रुप है उस पे काम हो गया है। मैंने क्या करा दी, इसकी एरियल ऑक्सीडेशन करा दी लाइट में। मतलब जब आप लोग ईथर्स को लाइट की प्रेजेंस में छोड़ोगे तो वो हाइड्रोपेरोक्साइड्स बना लेगी। जो भी अल्फा कार्बन है वहां पर पेरोक्साइड्स बन जाएंगी। देखो कैसे बनेंगी, ध्यान से, 2 फिट हो गए ना यार। ठीक है, OCH2CH3, ऐसो को बोलते हैं हाइड्रो पेरोक्साइड्स। अच्छा ध्यान से देखना है। अब मुद्दा ये था कि आप लोग एक स्टोरी सुनना, आपने क्या करा, ईथर्स को ना लाइट में एक्सपोज करके छोड़ दिया, या बहुत ईथर्स पुराने हो गए और आपने जैसे ही उनको स्टडी के लिए यूज करा वो फट गए यार। उसका रीजन क्या होता है, जब भी आप ईथर्स को लॉन्ग टाइम के लिए लाइट में एक्सपोज करके छोड़ देते हो तो उसमें हाइड्रोपेरोक्साइड्स बन जाती हैं। इनको आप स्टोर नहीं कर सकते प्लीज। तो याद रखना, ईथर्स को आपको लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा यार। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोपेरोक्साइड्स ब्लास्ट होती है, तो ध्यान रखना, मतलब ज्यादा टाइम तक ईथर्स को आप लोग स्टोर मत करना लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता हूं। ठीक है, सिंपल हैलोजिनेशन, मतलब पहला क्या था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एरियल ऑक्सीडेशन मैंने इसकी करा दी। ठीक है, ईथर्स को छोड़ दिया, एक्सपोज कर दिया लाइट और एयर में। अब मैं क्या कराने वाला हूं, सिंपल हैलोजिनेशन कराने वाला हूं। सिंपल हैलोजिनेशन कराने का मतलब, ध्यान से देखना, मैंने क्या ले लिया, Cl2 ले लिया। मैंने क्या ले लिया यार, आपका Cl2 ले लिया, और Cl2 के बाद एटमॉस्फेयर रखा डार्क। अच्छा, डार्क से बताऊंगा, कंट्रोल्ड होगा यार। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपकी अल्फा कार्बन है उस पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो क्या होगा, सबसे पहला काम CH3 CHClO CH2 CH3। आप फिर नहीं माने, आपने फिर से Cl2 ले लिया डार्क में, तो फिर से अभी अल्फा कार्बन है, अब इस पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। CH3 CH, ये Cl बना हुआ था, ये CH Cl CH3। ठीक है, इतनी चीज समझ आई यार। अब आप लोगों ने नहीं माना, आपने क्या करा, ले भाई Cl2 ले लिया एक्सेस में, भर भर के Cl2 फेंक दिया। ठीक है, भर भर के Cl2 फेंक दिया और लाइट दे दी। मतलब जो ये रिएक्शन है वो कंट्रोल नहीं होगी, मतलब अब मोनो प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। अब जितने हाइड्रोजन थे पहले अल्फा वाले जाएंगे, फिर सारे बीटा वाले जाएंगे। तो आपको पता है क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे 10 मोल लेने पड़ेंगे, 3 2 5 3 2 5, सारे खत्म। तो कितने हो गया मेरा, CCl3 CCl2O CCl2 CCl3। ध्यान से देखिए आप प्लीज, ये आपका एक प्रोडक्ट बन के आया जिसमें आप लोगों ने सारे के सारे हाइड्रोजन को, आई एम सॉरी, सारे के सारे हाइड्रोजन को आप लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से। दिस इज योर पर क्लोरो ईथर, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर बने यार आपके, जब आपने एक्सेस में कराया। ये रिएक्शन भी सीबीएसई वाला नहीं पूछता, पर ठीक है, मैंने जेई के लिए आप लोगों को करा दी ये 2 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन जिसमें आपके पर हाइड्रोक्सो ऑक्साइड्स बने यार आपके, परऑक्सी हाइड्रोक्साइड्स बने। ठीक है, और दूसरी चीज आपके यहाँ बना पर क्लोरो डाइथाइल ईथर्स बनाए, जब आपने एक्सेस के साथ करी। 1 मोल के साथ करोगे तो किसी भी अल्फा पे दे देना, 2 मोल के साथ, मतलब सिमेट्रिक ईथर है ना, तो किसी भी अल्फा के साथ दे देना। एसिमेट्रिक ईथर होता तो क्या होता, अब बताओ, एसिमेट्रिक ईथर होता तो क्या होता, इसको बनाना कि मतलब एसिमेट्रिक ईथर है Cl2 एक Cl2 के साथ यार, बना के देखना यार, ये रिएक्शन बहुत इजी है, थोड़ा सा जीयूसी का दिमाग लगाना यार। अब लास्ट पड़ाव पे चलते हैं इस चैप्टर के, दैट इज योर
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है यार आपका लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब जब भी मैं एक एरोमेटिक ईथर लेता हूं, ज्यादातर आपको जो रिएक्शंस मिलेंगी वो इसके साथ मिलेंगे। दिस इज योर एनिसोल, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये प्लस आर ग्रुप है। अब रेजोनेंस तो ना कराऊं ना यार, ये कैसा ग्रुप है यार आपका, प्लस आर ग्रुप है। प्लस आर ग्रुप इज योर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्या है यार आपके, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अगर आप रेजोनेंस करा के देखना चाहते हो तो लो भैया करा लो, परेशान मत हो। ये यहां जाएगा डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये भाई जी बाहर, ठीक है ना, ये ऐसे अंदर, ये ऐसे बाहर, फिर ये भाई जी अंदर और ये भाई जी वापस बाहर। तो आप लोगों ने क्लास 11 में मेरे साथ भर भर के रेजोनेंस करी है, तो आप लोगों को ये पता चल गया दैट योर एरोमेटिक ईथर्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आर ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना, ये उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते जितने ज्यादा आपकी फिनॉल्स रिएक्टिव होती है। मतलब ये लिमिटेड ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट, मोनो प्रोडक्ट्स देंगे, फिनॉल्स की तरह ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। इनकी रिंग उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती जितनी आपकी फिनॉल्स की होती है। ठीक है, एक्टिव होती है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट जितनी फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव था, जिसकी वजह से आपने 8-9 रिएक्शंस पढ़ी थी, यहां पर वैसा नहीं है, बहुत लिमिटेड। भाई 4 रिएक्शंस हैं आप लोगों की, ठीक है, क्योंकि रिंग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। एक्टिव है अल्कोहल, फिनॉल्स जितनी एक्टिव नहीं है। तो आइए ध्यान से देखो, बीच में आपका ईथर बनाने जा रहा हूं, ठीक है, OCH3, ठीक है, क्या ले लिया यार, Br2 ले लिया। क्या ले लिया, ध्यान से देखो, क्या ले लिया यार आपके पास, Br2 ले लिया। अब जो मीडियम लेंगे वो AlCl3 मत लेना, क्योंकि यहां पर अभी आपने सीखा कि जो आपके ईथर्स हैं वो लुईस बेस है, AlCl3 लुईस एसिड है। तो ब्रोमिनेशन के लिए मैं CH3COOH एज एन रिएजेंट लूंगा, स्लाइटली पोलर मीडियम लिया। एक आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बना, एक आपका क्या प्रोडक्ट बना यार, ऑर्थो प्रोडक्ट बना, और एक आपका पैरा प्रोडक्ट बना, जिसमें से पैरा मेजर होगा ड्यू टू सिमेट्री। अच्छा, ऐसे बना लो यार, परेशान मत हो। OCH3 और यहां पे आपका Br। यही काम अगर मैं किसके साथ कराऊं, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, ये आपकी क्या हो गई, नाइट्रेशन हो गई यार। इसमें भी सेम OCH3 NO2 ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल, सेम काम, कंसंट्रेटेड H2SO4। दिस इज योर सल्फोनेशन, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, OCH3 और यहां लगेगा SO3H सल्फोनेशन में, और यहां होगा SO3H। ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरामिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि अब SO3H ग्रुप को प्रायोरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों की है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो अब यार यहां पर AlCl3 मुझे इसलिए यूज करना पड़ गया क्योंकि अब और कोई चारा ही नहीं है एल्काइलेशन के लिए। तो याद रखना, जब भी आप एल्काइलेशन कराते हो तो उतनी अच्छी यील्ड नहीं आती। मैं करा रहा हूं एल्काइलेशन, ठीक है। OCH3, यहां पर बाबूजी CH3 प्लस यहां पर CH3 और यहां पर OCH3, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। कुछ बच्चे अगर चाहते हैं तो मैं एक और करा देता हूं, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। दिस इज योर
फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो क्या होता था, ये यहां से जाता था, COCH3 जुड़ता था, कंफ्यूज मत होना, दिस इज OCH3 एंड दिस इज योर COCH3 प्लस यहां पे OCH3 एंड दिस इज योर COCH3। ठीक है, मैंने आप लोगों को पांचों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दी। दिस इज योर हेलोजिनेशन, दिस इज योर नाइट्रेशन, दिस इज योर सल्फोनेशन, हीट चाहिए होती है इसके अंदर। ठीक है, दिस इज योर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड दिस इज योर फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। ठीक है, छाप लिया। चलो, अब ईथर्स की सीबीएसई के लिए तो पूरा अल्कोहल फिनॉल्स खत्म हो गया, मतलब सीबीएसई के लिए और मेजर मैंने जेई के टॉपिक्स भी आपको करा दिए हैं। कुछ टॉपिक्स जो आपके सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव में पूछता है, मेंस और एडवांस में, जैसे कि फ्राइज रीअरेंजमेंट है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, 1,2 ग्लाइकोल स्प्लिटिंग है, और चौथा पार्ट ईपो ऑक्साइड की क्लीवेज एसिडिक मीडियम में एंड बेसिक मीडियम में, वो रह गई है। वो सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस और एडवांस के सिलेबस में है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। घबराना मत नाम सुन के, पर हाँ इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जो सिर्फ जेई का टॉपिक है। पूरी वो नेम रिएक्शन है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की अलग आएगी, फ्राइज रीअरेंजमेंट की अलग आएगी, ग्लाइकोल स्प्लिटिंग की अलग आएगी, और आपकी ईपोऑक्साइड्स की क्लीवेज की अलग आएगी। और एक छोटा सा टॉपिक आपको क्राउन ईथर्स की नेमिंग करना सिखाऊंगा। एक टॉपिक और है जेई के लिए, दैट इज योर क्राउन ईथर्स। तो ये 5 टॉपिक पे अलग से वीडियो आएगी। ये जो 11-12 की सीरीज है, इसमें हमने जो ईथर्स कवर अप करे, उसमें सीबीएसई और जेई कवर हुआ। जो सेपरेट जेई का टॉपिक है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो जितने कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं ये नोट कर ले कि ये टॉपिक हमें और एक्स्ट्रा पढ़ने और बाय हार्ट पढ़ने हैं। 12th के हिसाब से, नीट के हिसाब से, नीट में इतना ही मैक्सिमम ये लोग ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, क्राउन ईथर वगैरह जो पेपर क्लब हो गया आप लोगों का, तो आप लोग भी जो भी कॉम्पिटिटिव में बच्चे हैं जो एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी जेई वाली वीडियोस मेरी देखेंगे, जब वो बाद में मैं इनको अपलोड करूंगा। सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका ईथर्स बिल्कुल समाप्त हो चुका है, इसको कर लेना। आज एक असाइनमेंट और दूंगा। ठीक है, इस वीकेंड सोच रहे हैं कि एक टेस्ट सीरीज आप लोगों की ऑनलाइन रखी जाए। नेक्स्ट हम लोग पॉलीमर्स से स्टार्ट करेंगे बिफोर गोइंग टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत लोड हो गया है, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, भैया बहुत हो गया, भैया बहुत हो गया, कुछ हल्का कराओ, कुछ हल्का कराओ। तो अब हम लोग छोटे छोटे 2-3 लेक्चर्स पॉलीमर्स के लेंगे इसके बाद। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए, घर रहें, सेफ रहें और प्लीज पढ़ते रहें। धन्यवाद।